जय हिंद। आज बायोलॉजी के सबसे बड़ा चैप्टर सेल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सेल के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजी किसको बोलते हैं। तो बायोलॉजी हम उसे बोलते हैं जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना हमारा क्या होता है, बायोलॉजी कहलाता है। और इसके जो पितामह थे वो अरस्तु थे। बायोलॉजी के जो पितामह थे वो अरस्तु थे। अब मेनली हम क्या करते हैं कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा जूलॉजी और दूसरा होता है हमारा बॉटनी। तो हम जूलॉजी उसे बोलते हैं जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन किया जाए, यानी जंतु के बारे में अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि बॉटनी में कि हम वनस्पति के बारे में अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। और मेनली क्या होता है कि जो इसके खोज किए यानी जूलॉजी के जो पितामह थे वो अरस्तु थे, और इसका जो बॉटनी का पितामह है वो थियोफ्रेस्टिस है। जो बॉटनी का पितामह है वो थियोफ्रेस्टिस है। लेकिन क्या हुआ कि प्राचीन काल में जो क्या होता था कि बॉटनी को हम बायोलॉजी का हिस्सा मानते ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग तब जाके एक भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने क्या देखा कि एक क्रेस्कोग्राफी मशीन देखा, और क्रेस्कोग्राफी मशीन में ये देखा कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी श्वसन कर सकते हैं। तब जाके इसका बायोलॉजी का एक पार्ट बना दिया गया है बॉटनी को। तो सबसे पहले हम ये जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जब ये जूलॉजी खत्म होगा तो हम बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जूलॉजी पढ़ने से पहले सबसे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है सेल, यानी कोशिका। कोशिका बोलते किसको है, तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई का मतलब वो होता है जो अपना हर एक काम करने में सक्षम हो। तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। आप देखे होंगे कि जब घर बनता है तो कई ईंटें मिलकर दीवार बनाती है और कई दीवार मिलकर रूम बनाते हैं और कई रूम मिलकर घर का निर्माण होता है। उसी तरह आप देखेंगे कि शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है, यानी कोशिका समझ लीजिए कि हमारा ईंटा है और कई कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है और कई उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर हमारा शरीर बनता है। कई अंग मिलकर हमारा शरीर बनता है। उसके बाद आता है कि सेल। आखिर में सेल बोलते किसको हैं, तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई का मतलब वो हुआ जो अपना हर एक काम करने में सक्षम हो। इकाई का मतलब वो हुआ जो अपना हर एक काम करने में सक्षम हो, उसे हम कोशिका बोलते हैं। इसका खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने खोज कर दिया, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो आप बताइएगा कि रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन उसी टाइम आए ए.बी. हॉक। उन्होंने क्या किया है कि कोशिका का जो है जीवित कोशिका का खोज कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, आगे जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो आप ए.बी. हॉक मार सकते हैं। उसके बाद आया कि इनका सिद्धांत यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत जो है साइडन तथा स्वान एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया आगे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है, जो अपना हर एक काम करने में सक्षम हो। उसके बाद आता है कि दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका किस चीज़ का है। दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका किस चीज़ का है, तो दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई कोशिका है तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका है। और दुनिया में सबसे छोटा कोशिका किसका है, तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। अगर कोई शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं देखे होंगे तो आप क्या करिएगा कि नारियल लीजिएगा, नारियल, और उसको क्या करिएगा व्हाइट पेंट कर दीजिएगा, वो शुतुरमुर्ग का अंडा उतना ही बड़ा दिखता है। तो क्या होता है, दुनिया में सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा जो होता है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। इसको हम बायोलॉजी में आगे पढ़ेंगे, माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद आता है मानव। मानव में सबसे बड़ा कोशिका किस चीज़ का है, तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो ओवम होता है। ये जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। और सबसे छोटा जो होता है वो स्पर्म होता है। जो सबसे छोटा जो होता है वो स्पर्म होता है। उसके बाद आता है कि बड़ा हो गया, छोटा हो गया। उसके बाद आता है एक लंबा भी होता है। जैसे आप कुतुब मीनार को देखे होंगे, ये कुतुब मीनार ना बड़ा है ना छोटा है, वो लंबा है। तो इसी तरह पूरा दुनिया में भी एक बड़ा कोशिका होगा। तो बड़ा जो कोशिका होता है वो ब्रेन का कोशिका होता है। मानव में सबसे बड़ा कोशिका वो ब्रेन का कोशिका होता है, जिसमें न्यूरॉन सेल कहते हैं और हिंदी में इसके तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसके बाद आता है विभाजन।
यानी विभाजन का मतलब होता है, बायोलॉजी में जब भी ये विभाजन शब्द आए, इसको इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं, जब भी डिवीजन या विभाजन शब्द आए तो इसका मतलब होता है निर्माण करना। जैसे क्या होता है कि अगर यहाँ पे हमारा चोट लग जाता है तो कई सारे सेल मर गए होंगे, तो इस सेल को, मरे हुए सेल को भरने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसी को बोल देते हैं डिवीजन, यानी निर्माण करना। इसको हम बायोलॉजिकल टर्म जो है, बायोलॉजिकल नाम जो है विभाजन बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो विभाजन होता है वो लीवर में होता है, लीवर में, और सबसे जो कम विभाजन होता है वो ब्रेन में होता है। इसीलिए क्या होता है कि अगर किसी को लीवर में चोट लग जाता है तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिकवर हो जाता है, लेकिन वही जब ब्रेन में जब चोट लग जाता है तो आदमी के मरने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है।